वेलकम फ्रेंड्स। हमने पार्ट 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्लेन्स को लेके बात करते हैं। अभी हमने आपको डीआरस बताए थे, डीसीज बता रखी है, आपको डीआरस बता रखा है। फाइनली 2 पार्ट्स होते हैं 3D के। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसमें 3 वीडियो में आपका पार्ट 3 में एक टॉपिक आपका कंप्लीट था। अब आगे स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक है प्लेन्स और स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। अभी फिलहाल प्लेन्स को ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जब प्लेन्स की बात करते हैं तो थोड़ा कंपैरिजन लेके चलते हैं। अगर हम 2D की बात करें यानी 2 डायमेंशन, क्या 2 डायमेंशन की अगर बात करें तो अगर एक लाइन देखें तो लाइन की इक्वेशन क्या होती थी। देखो यहाँ पे लाइन की बात करें, आपका अगर मान लो 2 पॉइंट्स चाहिए में, तो लाइन की इक्वेशन जो होती थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 2 डायमेंशन होती थी, एक एक्स एक्सिस होती थी, बाई एक्सिस होती थी, एक कांस्टेंट टर्म आता था। ठीक है, अब इसी को अगर हम 3D में बात करें, किसमें 3D में, देखो जब भी 2 डायमेंशन में अगर तीसरा डायमेंशन जब भी लेते हैं, देखो ये 2 डायमेंशन है, 2D फिगर है, अगर इसमें हम 3D यानी कि हम जेड एक्सिस ले लेते हैं तो ये क्या बना देता है, ये आपका प्लेन बना देता है। कैसे, देखो मान लो यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन बी है। ठीक है, इसे जब जेड एक्सिस लेंगे तो ये क्या करेगी, स्वेप करेगी थोड़ा, तो इस तरीके से बन के आ जाएगा आपका। मान लो यहाँ पे ले लेते हैं सी, तो ये क्या बना देगा, देखो ये इसने प्लेन बना दिया। ठीक है ना, जैसे हम जेड एक्सिस को लेंगे, कंसीडर करेंगे जेड एक्सिस को लेंगे, तो ये क्या बना देगा, ये आपका प्लेन बना देगा। ठीक है, कौन सा प्लेन बना देगा, देखो ये दिख रहा है आपको, ये आपका प्लेन बन गया। देखो ठीक है, तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या आएगी, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। डी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ, किसकी जनरल इक्वेशन होगी, ये आपकी प्लेन की जनरल इक्वेशन होगी। ठीक है, देखो हम प्लेन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो वेक्टर के फॉर्म में करते हैं, एक कार्टेशियन के फॉर्म में करते हैं। तो ये हमने बेसिक इक्वेशन आपको जो बताई है वो आपका कार्टेशियन के फॉर्म में बताई है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो इसका थोड़ा जो हम देखते हैं, इसका जो इंटरसेप्ट फॉर्म देख लेते हैं। क्या इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अगर 2D की बात करें, यहाँ 2D देख लेते हैं, तो कोई 2D है तो यहाँ पे अगर इंटरसेप्ट किसी भी लाइन का लेंगे तो ये रहेगा आपका। देखो ये आपका ओरिजिन होगा और यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट ए होगी, यहाँ से यहाँ तक बी होगी, तो x अपॉन ए प्लस एक्स इक्वल टू 1, ये आपका लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। ये 2D की बात कर रहा हूँ। अगर 3D में आऊँगा तो 3D में अगर आते हैं तो कर्व इस तरीके से बन जाएगा जो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी एक बार बना लेते हैं। देखो यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका ए, यहाँ पे हम बाई लेके चलते हैं, ए हो गया, बी और ए सी, तो आप देख रहे हैं ए इंटरसेप्ट हो गया, ए आपका बी हो गया, अरे सॉरी ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका ए है। तो इस तरीके से क्या कर देगा, एक प्लेन को फॉर्म कर देगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस सी अपॉन सी, सॉरी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। दिस इज द 3D में क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। किसका, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म है, प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, देखो हमने आपको बताया 2D से हमने कंपेरिजन करके आए कि भाई जब लाइन 2D में लाइन होती है, जब हम जेड एक्सिस को उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या स्वीप करती है लाइन, तो वो क्या बना देती है, वो आपका एक प्लेन बना देती है। प्लेन इस तरीके से बन के आ जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी, जनरल इक्वेशन क्या होगी, तो भाई ए एक्स था, ए एक्स हो गया, बी एक्स था, बी एस, हमने जेड को इंक्लूड किया तो क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल आएगा सी जेड प्लस डी क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म रहेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करना है हमें, एक बार नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं। क्या नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या था, बेसिकली अगर 2D की बात करें, ये होता है 2D में ये था। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है और यहाँ से वो अल्फा एंगल बनाता है, और ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, पी क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द अपोजिट लाइन, जो ये लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है आपका, क्या होता है कि P क्या है, परपेंडिकुलर आपकी डिस्टेंस है। अगर इस नॉर्मल फॉर्म को देखो, अभी हम डीपली देखेंगे बट एक आइडिया दे रहे हैं आपको। अगर इसी को 3D में बात करें तो 3D में कैसे बन जाएगा, देखो ये फिगर, अगर हम 3D की बात करें थोड़ा, ठीक है, ये देखो आपका 3D में अगर देखें तो 3D में क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे तो पहले ए रहेगा, यहाँ पे ए,
बी और ए सी, इस तरीके से फिगर आपका आएगा, प्लेन आएगा। और इसके ये क्या रहेगा, एक नॉर्मल रहेगी यहाँ पर लाइन। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर रहती है। और ये क्या रहेगा, ये जो नॉर्मल होगा क्या होगा, नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू द प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसे हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और आगे इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन का देखेंगे। 2D का हमने अभी देखा है आपका, ठीक है, 2D में आपका देखा है। ठीक है, और एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या देखना है हमें कि देखो यहाँ पे थोड़ा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जैसे अभी तो जनरल इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, एक वेक्टर में भी देख लेते हैं। देखो जैसे कोई भी आपका प्लेन है, देखिए ये मान लो इस तरीके से आपका प्लेन है। ठीक है, ये आपका प्लेन है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि भाई एक जो वेक्टर है, एक ये आपका वेक्टर n है। ठीक है, और देखो एक इसमें इक्वेशन फॉर्म करने के लिए दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हमें। एक तो पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा हमारा होता है एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो आपकी वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसका एक क्वेश्चन निकालने के, वेक्टर के फॉर्म में क्वेश्चन निकालने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो हमें एक वेक्टर चाहिए होता है जो इसके परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर चाहिए होता है तो इसके परपेंडिकुलर होता है। और दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट होता है जो पॉइंट होता है जो पासिंग थ्रू द प्लेन, जो प्लेन से पास हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे थोड़ा ले लेते हैं अच्छे से, यहाँ पे ले लेते हैं। एक पॉइंट है, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे पॉइंट वेक्टर ए ले लेते हैं। एक जो पॉइंट है, ठीक है, जो प्लेन से पास हो रहा है, और एक दूसरा, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, एक यहाँ पे ए पॉइंट ले लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेक्टर आर ले लेते हैं। ठीक है, वेक्टर आर एक जनरल ले लेते हैं वेक्टर आर। ठीक है, अब जो एन वेक्टर है वो क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एन की जो वैल्यू ले लेते हैं इस तरीके से, ए आई प्लस बी जे प्लस सी जेड, हाँ जेड के। ठीक है, ये आपका एन वेक्टर है और जो परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और दो हमने एक पॉइंट लिया, एक ए ले लिया, दूसरा हमने पी पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया, पी पॉइंट ले लिया। तो अब आपको पता है आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं, मेरी बात को बहुत अच्छी समझना, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एपी वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एन इक्वल टू 0। क्योंकि आपको पता है ये बात, कैसे पता है, क्योंकि हमने वेक्टर में पढ़ रखा है। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर हम एपी वेक्टर निकालें तो क्या आएगा, आपका वेक्टर बी माइनस ए होता है, तो करेंगे वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट रहेगा एन वेक्टर से इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज देखो, ठीक है, तो वेक्टर आर और इसका मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर एन माइनस ए वेक्टर और एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो वेक्टर आर वेक्टर एन इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर और एन वेक्टर, ए आपका आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब आपको पता है वेक्टर ए और वेक्टर आपका वेक्टर ए जिसकी पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, बेसिकली पॉइंट है और ए, तो ये क्या देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। क्या देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो हम इसे डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या मान रहे हैं, डी मान रहे हैं। तो डी से डी को ही लेके चलते हैं, तो हम डी मान लेते हैं। तो फाइनली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा इसका, देखो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपका आ जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू आपका डी, ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा अगर नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक बार नॉर्मल की बात भी कर लेते हैं। देखो हमें दो टाइप से, पहले कार्टेशियन, इसका कार्टेशियन
हमने कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन बता दिया, कार्टेशियन में इक्वेशन क्या रहेगी, और वेक्टर के फॉर्म में बता दिया कि भाई ये देखो वेक्टर रहेगा, ये एन वेक्टर होगा, ठीक है। तो वेक्टर में इसकी इक्वेशन, वेक्टर के फॉर्म में इक्वेशन क्या रहेगी, प्लेन की ये रहेगी, वेक्टर आर डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एन इक्वल टू डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये आपकी 2D में इक्वेशन होती है, और पी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ऐसे ही यहाँ भी सेम प्रोसेस, देखो कंसेप्ट सेम रहेगा, बस 3D में तो जेड ऐड हो जाएगा, तो यहाँ भी जो डिस्टेंस होगी ये भी पी कहलाएगी। तो इस तरीके से आएगी आपकी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, इस तरीके से इक्वेशन आपकी आएगी, किसमें, 3D में, ठीक है। और आगे डीपली अभी पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे का कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपकी जो वेक्टर है इसके डी आर्स क्या होंगे, इस लाइन के डी आर्स क्या होंगे, डी आर्स ए कॉमा बी कॉमा सी, इसके डी आर्स होंगे। पहले भी आपको बता रखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, जब हमने डीसीज में या डी आर्स में रिप्रेजेंटेशन दिया था, बताया था, तब हमने बताया था कि जो इसके कांस्टेंट होते हैं वो आपके डी आर्स कहलाते हैं, ठीक है। पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसे थोड़ा इक्वेशन के फॉर्म में ले आते हैं। अब वेक्टर आर को हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ पे वेक्टर आर आपका क्या है, एक्स आई कैप और वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका वेक्टर आर। वेक्टर आपका क्या है, वेक्टर आपका जो है वो आपका वेक्टर एन है, सॉरी इसको हमने जनरल वेक्टर माना, जो आर वेक्टर लिया है उसको वैल्यूज हमने ले ली, मतलब कि यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता है वेक्टर एन कितना है, हमारा वेक्टर एन हमें पता है ए आई कैप और बी जे कैप प्लस सी के कैप है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है भाई, हमें पता है कि भाई आर माइनस ए करेंगे, तो हमने आर वेक्टर आपका क्या ले लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एन वेक्टर आपका पहले से हमने ले रखा है, दिस बदल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर बदलना चाहते हो तो बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ए वेक्टर भी ले लेते हैं, ए वेक्टर जो हमने मान रहे हैं कि भाई ये इस पॉइंट से पास होगा, इसके पोजीशन वेक्टर हमने क्या मान रखे हैं, वेक्टर ए लिया है, ठीक है। तो इसके मान लेते हैं A1 आई कैप और A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इसलिए ले लिए क्योंकि हमने एन वेक्टर को ABC ले रखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें पता था कि भाई, हमें पता है कि यानी AP वेक्टर, इस कंसेप्ट को लेकर चलना है, AP वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो AP वेक्टर क्या आएगा, AP वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, R माइनस क्या होता है, R वेक्टर माइनस A वेक्टर और N वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। R माइनस A वेक्टर, जब हम R माइनस A करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखो आई कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस A1 आई प्लस, केवल इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, केवल इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा आपका, रहेगा दूसरा आपका रहेगा बाई माइनस B2 जे कैप, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रहेगा Z माइनस B3, सॉरी B2 नहीं है, A2 है, A2 और A भी A3 है, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट किससे है, एन वेक्टर से, इक्वल टू आपका 0 है, ठीक है। ये चीज आपको दे रखी है, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, किन दोनों का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या रहेगा, मल्टीप्लाई में देखो क्या आ जाएगा, देखो x माइनस A1 इंटू ए प्लस दूसरा y माइनस A2 और ब्रैकेट में b, ठीक है, प्लस z माइनस A3 इंटू आपका आ जाएगा c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन है। और कैसे निकाली, हमने इसी कंसेप्ट को अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो अब एक चीज को समझना है, क्या समझना है, देखो यहाँ पे A1 A2 और A3, मतलब प्लेन की ऐसी इक्वेशन आ गई है जो A1 A2 और A3 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। A1 A2 और A3 से क्या कर रहा है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। और डी आर्स क्या है,
डी आर्स ए बी सी डी आर्स हैं, और डी आर्स किसके हैं, जो आपका परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके डी आर्स हैं। डी आर्स उसके क्या है, ए बी और सी, ठीक है। और किस पॉइंट से पास कर रहा है भाई, ये A1 A2 और A3 से पास कर रहा है। क्लियर है, ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई आपकी प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन निकाली हमने वेक्टर के थ्रू, इस कंसेप्ट को लगा के निकाली है। उसमें हमने बताया कि भाई जब भी हमारा कोई पॉइंट दिया रहेगा तो हमें क्या करना है, x माइनस ए इंटू ए क्या रहेगा, डी आर्स। बेसिकली क्या है, डी आर्स है किसका, जो परपेंडिकुलर आपका वेक्टर है। ऐसे बाई माइनस ए टू क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट है उसका, किसका, जिस पॉइंट से प्लेन हमारा पास हो रहा है। और बी क्या है आपका, ए बी आपका डी आर से किसका, परपेंडिकुलर वेक्टर, जो हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर है। इसी तरीके से है, तो ये हमारी क्या हो गई, कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। हमने जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, भाई ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने इस कंसेप्ट को लेके पहले हमने वेक्टर के फॉर्म में बताया कि वेक्टर आर डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एन इक्वल टू डी आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। फिर मैंने कार्टेशियन के फॉर्म में आपको ये चीज बता दी, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं कंसेप्ट के बिहाफ पे। दो कंसेप्ट हमारा लिखा हुआ है, हमने क्लियर नहीं किया पूरा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो कंसेप्ट हमारा ये था, देखो ऑप्शन भी देखो, वेक्टर आर को ने रिप्रेजेंट नहीं किया एक्स वाई जेड से, वेक्टर आर, उसके बाद पूछ रहे हैं क्या ऑप्शन है, सब में वेक्टर आर आ रहा है, देख रहे हो आप तीनों ऑप्शन में। तो वेक्टर आर को वेक्टर आर ही रखना है, तो हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे बेसिकली। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे इस चीज़ को हम उठाते हैं, हमारा ये था कंसेप्ट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए और इंटू वेक्टर एन इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इस साइड पहुंच जाती है, वेक्टर आर इक्वल टू हो जाता है वेक्टर ए वेक्टर एन, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, वेक्टर आर को हमें वेक्टर आर ही रखना है, ठीक है ना। तो वेक्टर आर ही रखेंगे, इससे छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। और एन की जगह क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, और जिसके पोजीशन वेक्टर क्या दे रखे हैं भाई, ये दे रखे हैं, यानी ये वेक्टर ए है आपका। वेक्टर ए कितना है आपका, 2i प्लस 3j और 4k, ये आपका ए है। और एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, जिस वेक्टर से परपेंडिकुलर है, इस देख सकते हो यहाँ पे अगर फिगर देखें, जिस वेक्टर से परपेंडिकुलर, ए कितना है आपका, जो आपका लिख रखा है 2i माइनस j और सॉरी कितना है प्लस 3j, फिर ये और माइनस 4k, और ए वेक्टर आर को वेक्टर आर ही ले रहे हैं, जनरल वेक्टर ले रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं। और एन कितना है आपका, एन आपका दे रखा है देखो 2i माइनस जे प्लस 2k, ये आपका एन दे रखा है, ठीक है। ये आपका फिगर है पूरा, जो मैंने अभी कंसेप्ट में डिस्कस किया तो वही सेम चीज़ है, कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आप बहुत अच्छे से देखो, एक चीज़ कि वेक्टर आर तो वेक्टर आर रखेंगे, वेक्टर एन क्या है आपका, देखो वेक्टर एन आपका ये दे रखा है, तो यहाँ पे इनटू में लिख देंगे 2i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है ना। इस तरीके से यूनिट वेक्टर हैं सारे, इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है, किससे, एन से लेना है। अब देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि वेक्टर में पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखो, अब जब इसका और इसका हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो आपको पता है कि आई का आई से करेंगे, आई का जे से 0 हो जाएगा, आई का के से, तो आई का आई से तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर माइनस आएगा, तो -1 यहाँ तो कुछ है नहीं, -1 इंटू ए आ जाएगा 3, और माइनस प्लस 2 इंटू -4 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो देख लेते हैं, माइनस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। आप 8 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 8, और माइनस का कितना, माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11 और प्लस का 4, तो माइनस का 7 आ गया। तो देखो ये चीज़ तो हमें बिल्कुल सेम दिख रही है ऑप्शन में। अब हमारा आंसर कितना आ रहा है, -7 आ रहा है। तो वेक्टर आर 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू कितना, -7 आ गया। देखो कुछ करना नहीं था, ये चीज़ आप याद भी रख सकते हो, इतना नहीं करना है, स्टेप को अगर नहीं कर सकते हो, समझाने के लिए मैंने किया है। और वेक्टर आर इनटू डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने, ये चीज़ आपको पहले भी बताई दी। ये चीज़ कहाँ से आई है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन है, एक प्लेन की इक्वेशन है वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है ना। उसे मैंने सॉल्व किया तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो आंसर यहाँ देखें तो कौन सा आएगा, माइनस वाला आ रहा, तो आंसर विल बी बी पार्ट। क्लियर।
अगला कंसेप्ट लेते हैं। देखो कंसेप्ट ले रहा है, अभी डिस्कस कर रहा है, अगले कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा है, और क्वेश्चन भी एक दो दो लेके चल रहे हैं, और बाद में थोड़ा कंबाइंड क्वेश्चन ले लेंगे जिससे कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अगला कंसेप्ट हमारा है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी, जैसे 2D में हमारा था कि स्ट्रेट लाइन का क्या निकालना था, हमें स्ट्रेट लाइन का हमें नॉर्मल फॉर्म निकालना है। तो मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। सबसे पहले देखो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसे हम अल्फा एंगल लेते थे, ये डिस्टेंस होती थी पी। कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहा हूँ 2D में। तो यहाँ पे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू पी होता था। पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, दिस लाइन, इस लाइन से रहती थी। तो ये कार्टेशियन वो आता था। पी क्या होती थी, परपेंडिकुलर होती थी किस पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी। क्या होती थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी। अब यही चीज हम क्या है ना, ये 2D का केस है, क्या है 2D का केस है। यही चीज हम 3D में डिस्कस करेंगे। तो 3 डायमेंशन में क्या होता है, थोड़ा विजुअलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए। मतलब कुछ चीजें क्या होती है, बोर्ड पे हम सारी चीजें नहीं बता सकते हैं, तो कुछ चीजें हमें मन में विजुअलाइजेशन करना है जिससे चीजें क्लियर, क्योंकि 3D फिगर को बनाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, बोर्ड पे प्लेन में, ठीक है। अब देखो हम लेते हैं, फिर भी प्रयास करेंगे कि आपको पूरा समझ में आए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर होता है डाउट तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ले लेते हैं, प्लेन बनता है, इसे यहाँ पे बाई एक्सिस लेके चलते हैं, ये एक्स एक्सिस होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ए होता है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। इस तरीके से आपका प्लेन बनता है भाई, ये बन गया आपका प्लेन। अब हमें क्या लेना है, हमें एक परपेंडिकुलर लेना है। क्या परपेंडिकुलर लेना है, यहाँ पे जो P रहेगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्योंकि अब प्लेन की बात कर रहा हूँ, अब स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। 2D में नहीं हूँ, 3D में हो। तो 3D में क्या बनता है, और तीनों एक्सिस को लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है भाई, हमारा प्लेन बन जाता है। ये हमारा प्लेन है। अब जो भी P जो डिस्टेंस होगी, वो P जो डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन होगी, ठीक है ना, यानी नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल। क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है। अब इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था वेक्टर r, और आपका था वेक्टर r इंटू क्या था, r माइनस a, और वेक्टर इंटू n इक्वल टू था आपका 0। तो हमने सॉल्व किया था वेक्टर r, बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको चीज़ याद हो जाए, और आपका था n इक्वल टू a और n, ठीक है, ये वेक्टर n। तो इस चीज़ को हमने d माना था क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, क्वेश्चन भी सॉल्व किया, वहाँ भी कांस्टेंट वैल्यू आई इसकी, a की और n की, देखा आपने। तो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो इसे d मान लिया था मैंने। तो ये आपका d है, ठीक है, ये आपका है। अब इसे हमें क्या बनाना, नॉर्मल बनाना है। तो नॉर्मल बनाने के लिए क्या रहेगा भाई, ये जो प्लेन की जो परपेंडिकुलर है, बात समझ रहे हैं, जो प्लेन है, ये जो लाइन है, जो हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, और ये क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर होगा। क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा भाई, हमें यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई मॉडुलस n, यानी वेक्टर n के मॉडुलस से डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या बनता है, देखो भाई वेक्टर r, और ये वेक्टर है, इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे d अपॉन, देखो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो क्या आएगा इक्वेशन, देखो वेक्टर r, और ये आपका क्या हो जाएगा n कैप, यानी दिस इज द यूनिट वेक्टर, ध्यान रखना इस चीज का। और ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, इसे हम p बोल देते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन। ये प्लेन की नॉर्मल फॉर्म आ गया। क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये आपका वेक्टर के फॉर्म में है। ये क्या आ गया आपका, नॉर्मल फॉर्म। क्या हो गया, नॉर्मल आपका हो गया फॉर्म, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है, पी क्या है, डिस्टेंस है, और वेक्टर आर को आपको पता ही है, एन क्या है, एन को हमने यूनिट वेक्टर बनाया, क्योंकि यूनिट वेक्टर इसीलिए बनाया कि जो आपका वेक्टर एन था वो क्या बन रहा है, यूनिट वेक्टर बन रहा है, वो परपेंडिकुलर हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वो क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आपका हो गया क्या ये आपका हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन। अब देखो अभी वेक्टर के फॉर्म में देखा मैंने, अब मैं ना कार्टेशियन फॉर्म में देख रहा हूँ, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, बेसिकली बता देता हूँ, एल एक्स प्लस एम बाई
प्लस एन जेड इक्वल टू आपका पी, और वो जो लाइन होती है उसकी एल एम क्या होते हैं, डीसीज होती हैं, क्लियर है। और पी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। डी को साइड ले जाओ तो ए एक्स प्लस आपका रहेगा बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू माइनस डी। अब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है भाई, ये तो डिस्टेंस बेसिकली डिस्टेंस बनेगी, तो -1 से हम कर देते हैं पॉजिटिव करने के लिए, -1 से डिवाइड कर देते हैं तो माइनस ए एक्स माइनस बी वाई और माइनस सी जेड इक्वल टू आपका डी हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो प्रोसीजर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे, उसके बाद डी को उस साइड ले जाएंगे और -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और यहाँ भी आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एल, अब देखो इसी फॉर्म में कंपेरिजन कर लेंगे, देखो एल की वैल्यू आ गया उसी फॉर्म में, देखो एक्स वाई जेड आ गया और डी उस साइड पहुंच गया, तो पी कितना हो गया हमारा, पी देखो हमारा हो गया डी अपॉन अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का, ये देखो डिस्टेंस है, देखो पॉजिटिव आ गई, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं एल की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए अपॉन अंडर रूट में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और एम कितना आ गया, बेसिकली ये डीसीज भी हैं, इतना याद रखना है, डीसीज भी हैं, ठीक है। जो आपका परपेंडिकुलर वेक्टर है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो नॉर्मल है उसकी डीसीज हैं ये, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन कितना आ गया आपका, एन आपका आ जाएगा माइनस सी अपॉन अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये एल एम एन आ गए, यानी इसी फॉर्म में आ गई। ये हमारी क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है, किसका होता है, प्लेन का होता है। देखो एक ही चीज बहुत क्लियर होना चाहिए, देखो अभी हमने बहुत, देखो इस वैसे हम डायरेक्टली फॉर्मूला बता सकते थे, मैंने आपको डिस्कस इसलिए किया कि जिससे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो अगर हमें अच्छे क्वेश्चन अप्लाई करने हैं तो हमें कंसेप्ट आना चाहिए, देखो फॉर्मूले से भी काम चल सकता था, मैं इतना ही बता देता भाई इसे याद कर लो फॉर्मूला, लेकिन मैंने प्रॉपर डिस्कस किया, प्रॉपर आपको बताया ये चीज़ कहाँ से आती है, क्यों किया, क्योंकि आपका कंसेप्ट बनना चाहिए। और जब अच्छे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे एनआईटी के लिए क्वेश्चन जो आते हैं या डीयू के लिए, जेनू के लिए आते हैं, तो उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, मतलब कंसेप्ट में क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं कर सकते, अब घुमा के आते हैं, तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है सीधी में, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, ये आपका फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस क्या हो जाएगा आपका एन जेड इक्वल टू पी, और ये नॉर्मल की क्या डीसी होती है, एल एम एन, ठीक है। पी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पी क्या है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इस चीज को यहाँ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो कंसेप्ट पढ़ाया है उसी पे ले रहा हूँ, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट, देखो ये डिस्टेंस दे रखी है 8 यूनिट पे फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका मतलब है पी की वैल्यू दे रखी है, क्या पी क्या होता है, पी आपकी डिस्टेंस होती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये 8 यूनिट दे रखी है आपकी, क्या दे रखी है 8 यूनिट, दिस इज गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन है भाई, ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहे हैं विच इज द नॉर्मल टू द वेक्टर, और इस वेक्टर ए वेक्टर से क्या है वो परपेंडिकुलर नॉर्मल है, ठीक है। तो देख सकते हैं, फिगर भी देख सकते हैं अगर देखना चाहते हो आप लोग, इस तरीके से है, ये वेक्टर है एन, ये क्या दे रखा है 2i आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और ये आपकी डिस्टेंस दे रखी है, पी आपकी दे रखी है। तो फॉर्मूला भी हमने देखा था, फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला हमारा वेक्टर के फॉर्म में था कि देखो ऑप्शन भी वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर आर, और यहाँ पे था वेक्टर एन और मॉडुलस वेक्टर एन इक्वल टू वेक्टर आपका था, अगर देखा जाए यहाँ पे वेक्टर ए इंटू वेक्टर आपका था यहाँ पे पी था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वैसे निकालते, देखो अगर पी की वैल्यू नहीं देते तो वो आपको एक पॉइंट ऐसा दे देते जो आपसे कह देते कि भाई इस पॉइंट से आपका प्लेन क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो हम निकाल लेते हैं आराम से, ठीक है। ये वेक्टर नहीं दे रखा, क्योंकि उन्हें सीधी डिस्टेंस दे रखी है, यानी यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है 8 यूनिट दे रखा है,
तो हम क्या करेंगे, वेक्टर आर तो आर ही लिखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो आप, ये ऑप्शन है वेक्टर आर ही चल रहा है इनटू। अब क्या रहेगा यहाँ पे वाला एन, ए आपका एन वेक्टर है तो लिख देंगे 2i और j प्लस 2k, ओके, इक्वल टू 8। और यहाँ पे इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। इसका मॉडुलस क्या होगा देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4 4 8 और 8 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा वेक्टर आर और क्या हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 2k अपॉन 3 इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, दो, एक में तो 8 है, एक में 24 है, और सब जगह क्या आ रहा है 2i प्लस जे 2k। अगर 3 को यहाँ ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा आंसर देखो, तो वेक्टर r इंटू 2i प्लस जे प्लस 2k इक्वल टू हो जाएगा 24। ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर क्या होगा आपका बी पार्ट। क्लियर है? एक बार रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, मैंने कुछ नहीं किया, जो मैंने आपका कंसेप्ट पढ़ाया था वही डिस्कस किया। ये हमने फॉर्मूला बनाया था कि वेक्टर आर और इक्वल टू पी, ये आपका फॉर्मूला था। ये आपका नॉर्मल फॉर्म था किसी भी प्लेन का, नॉर्मल जनरल नॉर्मल फॉर्म था वेक्टर के फॉर्म में। और हमें वेक्टर दे रखा है, क्या है, हमें वेक्टर दे रखा है, तो हमने क्या किया, बस इसको अप्लाई किया। पी की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी थी। अगर पी की वैल्यू आपको नहीं दी जाती तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि पी की वैल्यू क्या है, डी अपॉन मॉडुलस में एन वेक्टर। तो डी कहाँ से निकलता है, डी होता है वेक्टर ए और वेक्टर एन का डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर ए क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट ऐसा पॉइंट जो प्लेन से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ऐसा पॉइंट जो प्लेन से पास हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये आपका क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है बेसिकली पासिंग थ्रू द प्लेन, ठीक है। तो हमने अप्लाई किया, डायरेक्टली वैल्यू दे रखी थी, यहाँ सॉल्व किया, वेक्टर आर को वेक्टर आर ही रखना है, तो सॉल्व किया, 3 यहाँ पे आ गया, तो क्या आ गया 24। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर विल बी बी पार्ट। क्लियर?